हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हमें 30 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस 2025 एज वेल एज 2026, और साथ ही साथ जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई और दूसरा एग्जामिनेशन हो, इन सब के लिए भी हम लोग करंट अफेयर्स आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आज के समाचारों में से आने वाले एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है रखा जा सकता है, आपके आगे कंफ्यूज करने की क्या क्या कोशिशें हो सकती हैं, कैसे आपने जवाब देना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है और बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। साथ ही साथ अगर कहीं पे मेंस में अगर आपने आंसर राइटिंग करनी है तो आंसर राइटिंग में आप इस डाटा का इस्तेमाल कैसे करें ताकि इफेक्टिव आंसर आप लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फैच कर सकें, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। 30 अप्रैल 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें पहला समाचार देखते हैं। फोर्सेज हैव अ फ्री हैंड टू रिस्पॉन्ड टू टेरर, सेज पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली जो हमारी तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं उनको फ्री हैंड दे दिया है, खुली छूट दे दी है। पहलगाम का जो हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 26 नागरिकों को मार दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा पाले गए दहशतगर्दों के द्वारा, उसका अब जो रिस्पांस हिंदुस्तान को देना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, आप भी जानते हैं देश में कैसा माहौल बना हुआ है। तो उसी बिहाफ में, उसी रिस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो हमारा देश है इसने अल्टीमेटली प्रतिज्ञा ले ली है कि हमको टेररिज्म को एक क्रशिंग ब्लो देना है, और इसी कड़ी में जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनको कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी गई है। ऑपरेशनल फ्रीडम का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर अब आपको क्या करना है, क्या एक्शन हमारी सेना लेना चाहती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी तरीके का जो एक्शन लेना चाहती हैं वो लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। जब वो एक्शन लेना चाहती हैं और जिस इंटेंसिटी के साथ लेना चाहती हैं, इसके लिए उनको सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कही है। और अल्टीमेटली देखिए, यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि पहलगाम का जो बदला है वो तो लिया जाएगा। अब पाकिस्तान को जो है कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान विल पे, दैट इज बट नाउ क्लियर। पाकिस्तान को एक कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान हर बार की तरह टेररिज्म करके, ये बोल के, जैसे 26/11 में उन्होंने किया था कि हमारे लोग नहीं हैं या फिर आप सबूत दो, इस तरीके की बातें करके वो बच नहीं सकता। ये बात अब जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो वही बात कि इमिनेंटली अल्टीमेटली जो हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो आने वाले वक्त में होगी ज़रूर फॉर दैट मैटर, उसी का जो है इशारा प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया है कि तीनों सेनाओं के हाथ खोल दिए गए हैं पूरी तरीके से, और अब जो भी एक्शन लेना है वो भारत की सशस्त्र सेनाएं जो हैं उसको लेने के लिए आज़ाद है। Meetings going on at highest political level indicate that some military action is being considered to follow a series of diplomatic measures announced against Pakistan following the पहलगाम अटैक। तो जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद देश में जो आक्रोश वगैरह है, एंड सरकार ने भी अल्टीमेटली फिर उसके बाद में काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक एक्शंस उठाए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रेड के जो रिलेशनशिप्स हैं वो खत्म कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। जो डिप्लोमेट्स हैं, अपने देश के डिप्लोमेट्स हमने वापस बुला लिए हैं और उनके देशों के डिप्लोमेट्स को उनके देश के डिप्लोमेट्स को हमने अपने देश से बाहर निकाल दिया। और भी दूसरे कदम वगैरह उठाए गए हैं, वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और भी इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। मगर ये सारे के सारे कूटनीतिक कदम हैं, डिप्लोमेटिक एक्शंस। इन डिप्लोमेटिक एक्शंस के बाद में अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के घर पर लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं, तो इससे ये बात तो देखिए क्लियर है, इसमें मतलब कोई आए बाएँ शाएँ वाली बात नहीं है कि मिलिट्री एक्शन तो होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक महीने बाद होगा, मगर मिलिट्री का एक्शन लिया जाएगा, ये बात क्लियर है। अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि तीनों सेनाओं के हाथ खुले होंगे, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। Meanwhile, intelligence-based target counter-terrorist operations continued in Kashmir. Defense sources said that even as ceasefire violations along line of control continued for 5th consecutive night. तो ये तो खैर चल रहा है सारी बातें। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि एक्शन तो होगा, मिलिट्री एक्शन होना है। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये डिसाइड करना तो खैर हमारी सेनाओं का काम है, मगर एक्शन तो होगा, ये बात है। हालांकि इस बीच में एक चीज़ है कि कश्मीर में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जो भी आपको खुफिया जानकारी मिल रही है कि भाई फलानी जगह पे ये टेररिस्ट छुपा हुआ है, ठिकानी जगह पे ये जो है लोग छुपे हुए हैं, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और या फिर ये टेररिज्म की में लोगों की मदद कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस के बेसिस पर जहाँ जहाँ खबर मिल रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज एक के बाद एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए चली जा रही है कश्मीर में, और सफाई जो है पूरे जोरों शोरों पर जा रही है। इनफैक्ट आपके जो डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान वालों को पता है कि कुछ ना कुछ बड़ा उनके साथ में होना है। तो अल्टीमेटली उसके चलते उन्होंने भी जो है एलओसी पे सीज फायर वायलेशंस शुरू कर दी, और लगातार अब 5वें दिन जो है एलओसी पे गोलियां चल रही हैं, जो काफी लंबे वक्त से हमारा अभी सीज फायर का एक एग्रीमेंट था उनके साथ में।
सीज फायर का एग्रीमेंट जनरल बाजवा जब थे तब हुआ था, 2021 या 22 की बात है। तो उसमें हमने ये बोला था कि एलओसी पे हम भी गोलियां नहीं चलाएंगे, तुम अगर शांत रहोगे तो एलओसी पे फिर हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इनके तब क्या तालिबान के साथ में बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लोग इनके खैबर पख्तूनख्वा और बाकी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाए हुए थे। तो तब इनके जनरल बाजवा ने हमसे ये एग्रीमेंट किया था, अनऑफिशियल एग्रीमेंट था कि हम लोग एलओसी पे शांत रहेंगे, आप भी जो है हमारे खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। हमने तब उस बात को माना था। अब तो खैर हमने खुद भी जो है सीज फायर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है, मगर इन लोगों ने फिर अपनी तरफ से एलओसी पे जो है गोलाबारी चालू कर दी है। बहरहाल जो भी है, ये खबर से दो बातें क्लियर हैं, एक्शन तो होगा, साथ ही साथ जो आपकी इंटरनल सफाई है वो भी जारी है, और अल्टीमेटली जो जस्टिस है, पहलगाम के जो आपके जितने भी हमारे लोग जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए थे उसमें, उस इंसिडेंट में, तो उनके साथ जो हुआ है उसका जस्टिस तो देश लेकर रहेगा, उसका बदला तो लिया जाएगा, ये बात यहाँ से क्लियर है। बस ये जो है इस न्यूज़ में अपने को क्लियर यहाँ पर समझ में आता है कि आने वाले वक्त में देयर विल बी एन एक्शन टेकन अगेंस्ट पाकिस्तान। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें अगला समाचार देखते हैं। तो हेडलाइन है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यूजिंग पेगासस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, तब बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पेगासस के नाम का एक इजरायली बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी के फ़ोन में जो है एंटर कर सकते हैं, आप किसी का फ़ोन हैक कर सकते हैं, ऐसा कह लीजिए सिंपल सी भाषा में, और आप फिर उस पर नज़र रख सकते हैं उसकी गतिविधियों के ऊपर। जाहिर सी बात है, भारत में राइट टू प्राइवेसी है, आप ऐसे किसी की प्राइवेसी को आप जो है दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो सरकार के ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे या ये इल्ज़ाम लगे थे, अभी की बात नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया, मगर सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे कि सरकार पेगासस का नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल कर काफ़ी सारी एफिशिएंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर स्पाइंग कर रही है, या उनके ऊपर जो है वो उसने नज़र बना के रखी हुई है। तो इस बात को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी ये चेक करने के लिए, जिन जिन लोगों ने शिकायतें की थी उनके फ़ोन्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाए गए थे, और उसकी फिर जो है पूरा एक रिपोर्ट वगैरह भी बनकर आई है जिसमें ये हालांकि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं है तो लोगों को पता नहीं उसमें क्या लिखा है, बट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें फिर ये बताया गया था कि भाई जो इनके एलिगेशंस हैं सच हैं या गलत हैं, जो भी है उस सारी बातें रिपोर्ट में लिखी हुई थी। अब इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, या यूँ बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। अब क्या है वो पिटीशन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसी पिटीशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टिप्पणी करी है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार पेगासस का इस्तेमाल करती भी है, किसी की स्पाइंग अगर कर भी रही है, तो उसमें गलत क्या है। ये तो अपनी हेडलाइन हो गई, ये आपका बैकग्राउंड हो गया जो आपको समझना जरूरी है। अब हम लोग न्यूज़ देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है, क्या पिटीशन है वो भी डिस्कस करेंगे, मगर एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर गलत क्या है इस बात में अगर सरकार ये इजरायली मिलिट्री ग्रेड पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर नज़र रखने के लिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई देखें, सॉफ्टवेयर जो है या इस तरीके का जो स्पाई सॉफ्टवेयर जो है इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है। सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि किन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तब तो फिर इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल जायज़ है, उसके ऊपर जो है सवाल नहीं उठाए जा सकते। ये उन्होंने ये जो बेंच है आपका सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह है, इन्होंने पटिशनर्स को, जिसमें एक पटिशनर जो है वो एन राम है, ये एक जर्नलिस्ट है और जनरली इस तरीके की पटिशन वगैरह में इसका नाम आता रहता है, इसने ये पिटीशन लगाई है। तो पटिशनर्स जिनमें ये एन राम नाम का व्यक्ति भी शामिल है, इनको एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल करना ही गलत है, बट सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो प्रश्न होना चाहिए, ना कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना गलत है या नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ हो रहा है तो ये किसी भी तरीके से जो है गलत की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आगे जस्टिस ने यह भी कहा, जस्टिस कांत ने यह कहा दैट द राइट टू प्राइवेसी हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टेट सर्विलेंस बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन स्पेशली इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो जस्टिस साहब का कहना यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आर्टिकल 21 में जो आपको राइट टू प्राइवेसी मिली है उसका प्रोटेक्शन बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। सरकार ऐसे किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं कर सकती, मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को राइट टू प्राइवेसी के नाम पर तिलांजलि दे दें और कोई फिर कुछ भी करता रहे, उसके खिलाफ सस्पिशियस गतिविधियों की आपकी रिपोर्ट्स भी हैं तब भी हम जो है उसके खिलाफ सर्वेलेंस ना करें। खास तौर पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है, यानी कि यहाँ पर जो पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के रेफरेंस में जज साहब का ये कहना है। तो इससे एक बात ये भी क्लियर है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी समझ में आ रहा है कि कहीं वो भी शायद कहीं ना कहीं ओवर रीच कर रहे थे। रिसेंटली जुडिशरी के भी कई सारे ऐसे फैसले हैं जो काफ़ी क्रिटिसिज्म के घेरे में रखे जाते हैं। जैसे एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भैया आप इलेक्शन करवाइए। सरकार इलेक्शन कराने के पक्ष में नहीं थी, मगर जज साहब के पास में मुकदमा लगाया गया, इन्होंने आपका जो है बोल दिया कि आप अक्टूबर तक, पिछले साल की बात है, इलेक्शंस वगैरह करा के खत्म करिए और अल्टीमेटली सरकार को इलेक्शंस कराने पड़े। अब आज की तारीख में ये जो फैसला है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि साहब आपने देखें इलेक्शन करवाने के लिए कहा था सरकार ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसका विरोध किया था, अब देखें पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हो गया।
तो इस तरीके के जो क्रिटिसिज्म है, मुझे लग रहा है जस्टिस जो है हमारे लर्न जस्टिसेस या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, शायद जुडिशियल ओवररीच हुआ है, तो मे भी उसके चलते कोर्ट का जो है स्टांस बदला है। बट ओवरऑल एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को ध्यान में रखा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ये उम्मीद करते हो कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करने से सरकार को रोक देंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इनका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी मिली हुई है, उसका प्रोटेक्शन जरूरी है। बट अगर एंटी नेशनल एलिमेंट्स आते हैं तो राइट टू प्राइवेसी और अगर नेशनल इंटीग्रिटी की बात आती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता नेशनल सिक्योरिटी के साथ, और किया गया तो फिर ये जो सिनेरियो हो गया है पूरा, पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स होंगे जो बहुत तकलीफदायक हैं, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से आपके जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, 20 मिनट ये हियरिंग चली थी, उन्होंने पूरा सुना होगा। उसके बाद में उन्होंने भी इसी बात को कहा कि टेररिस्ट या फिर टेररिस्ट के जो सपोर्टर्स या सिंपैथाइजर्स हैं भैया, उनके किसी तरीके के कोई प्राइवेसी राइट नहीं हो सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि एक आदमी के जो है आपके प्राइवेसी के राइट्स हैं और वो अपनी प्राइवेसी के राइट्स के नाम पर कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्शन प्लान कर रहा हो, और उस एक्शन की क्या प्लानिंग चल रही है उसके लिए सरकार ने उसका सर्विलेंस करा दिया, और उस पर आप बोल रहे हो कि भाई आर्टिकल 21 के तहत में उसकी जो प्राइवेसी है उसका वायलेशन हो गया। ये नहीं हो सकता, ये बात जो है इन्होंने भी कही है। तो ये कह सकते हैं आप इस तरीके से कि एक बड़ा वेलकम कदम है, ये एक अच्छी चीज़ है। टेररिस्ट के अपने कोई प्राइवेसी राइट्स नहीं हो सकते, ये लाइन आप याद भी रखिए, मेंस में कहीं पे अगर काम आती है। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि सरकार को कितना जो है आप दखल अंदाजी करने दी जानी चाहिए आर्टिकल 21 के मसलों में, प्राइवेसी वगैरह में, तो आप इस बात को कोट कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, नहीं भी इनका नाम लिखना है तो कम से कम इस लाइन को आप कोट करिएगा कि भैया टेररिस्ट जो है दे कैन नॉट हैव एनी प्राइवेसी राइट्स। अब ये जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये पिटीशन लगाई है, इनको रिप्रेजेंट किया है यूजुअली वही लोग जिनके नाम जनरली आपको पता है, कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, मिस्टर द्विवेदी, ये फेमस वकील हैं। जनरली इन्हीं लोगों के नाम आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ और भी कुछ लोग हैं। इन्होंने ये बोला है कि दे सॉट द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनल फाइंडिंग्स ऑफ अ टॉप कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल कमिटी। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था ये देखने के लिए कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है कि पेगासस का जो ये सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल कर हमारी जासूसी हो रही है, हमारे मोबाइल फोन हैक कर लिए गए फलाना ठिकाना, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको देखने के लिए हाई कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। इस टेक्निकल कमेटी को फिर काफ़ी लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स वगैरह सबमिट भी किए थे। अब उस टेक्निकल कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी है। अब ये जो पिटिशनर्स हैं इनकी तरफ जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपिल सिब्बल, श्याम दीवान और मिस्टर द्विवेदी और भी दूसरे वकील, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रार्थना करी थी कि ये जो टेक्निकल कमेटी की फाइंडिंग्स या रिपोर्ट है, जिन्होंने ये पूरा डिजिटल फॉरेंसिक्स वगैरह कंडक्ट किया था ये देखने के लिए कि पेगासस नाम का ये मैलवेयर सॉफ्टवेयर लोगों के मोबाइल फोन में था या नहीं था, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट में, उस रिपोर्ट को जो है पब्लिक किया जाए। ये जो है बात इन लोगों ने सामने रखी थी। कोर्ट ने इस पर भी जो है साफ साफ मना कर दिया कि वो इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, एक शब्द भी जो है वो इसका बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब ये खबर आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ मेरा एक मतलब था कि आपको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का भी जो स्टांस है वो बदला बदला दिख रहा है, और फिर वही बात निकल कर आती है कि अल्टीमेटली जनता से ऊपर कोई भी नहीं होता, और अगर नेशनल कॉन्शियसनेस को हिलाने वाली कोई घटना हो जाए, नेशनल कॉन्शियसनेस को अगर हिलाने वाली कोई घटना हो जाए, तो उसके बाद में हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्था जो है वो अपने तरीके बदल लेती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। जैसे भी पहलगाम में इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके बाद सरकार का भी जो है रवैया बदल गया, लोगों का भी रवैया बदल गया, देश का भी रवैया बदल गया, सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया बदल गया, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं अब निकल कर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अब हम लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर टफ हो रहे हैं। मैं ईश्वर से बस यही दुआ करूँगा कि ये इम्पल्सिव ना हो, ये मोमेंटरीली ना हो, ये परमानेंटली हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बने और हम लोग अपने से ऊपर राष्ट्र को रखें, नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको अपने पेटी इंटरेस्ट के ऊपर तवज्जो दें। तो ये तो हो गया समाचार। क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? क्वेश्चन एक ही बनेगा, ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है? तो याद रखना है ये एक इसको आप स्पाईवेयर बोल सकते हैं, इसको आप मैलवेयर बोल सकते हैं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा बनाया गया है? इजराइल के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है, और इजराइल भी इसको हर किसी को नहीं बेचता, वो भी सिर्फ अपने कुछ मित्र देशों को ये बेचता है। तो ये मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर पेगासस जो है ये इजराइल के द्वारा बनाया गया है, और इसका इस्तेमाल कर आप किसी के भी फ़ोन वगैरह की जो है बहुत आसानी से हैकिंग कर लेते हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इसकी इतनी शानदार है कि अगर आप इसकी मदद से जिस भी आदमी की आप हैकिंग करना चाहते हैं उसको अगर आपने एक मैसेज भी भेज दिया या फिर आपने उसको एक मिस कॉल भी दे दिया तो ये उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद में फिर उसका फ़ोन जो है उससे आप जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हो निकाल सकते हो। इतना जो है ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर है। एक यही क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होता है। बाकी तो खैर आप लोगों से मुझे ये शेयर करना था कि किस तरह से एक घटना जो है पहलगाम जैसी घटना पूरे राष्ट्र की चेतना पर असर करती है, ये बात अपने को समझ में आ रही है। और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो
आप एक तरीके से कह सकते हैं सुर जो है एकदम से कैसे बदल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अब लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन शायद नहीं करवाए जाने चाहिए थे, 2-3 साल 4 साल और लेना चाहिए थे, एंड पूरी तरह से जो है चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के बाद अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर लाई जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, जो हो गया सो हो गया। एक पॉइंट ये याद रखना है मेंस के लिए कि टेररिस्ट के कोई प्राइवेसी राइट्स नहीं होते। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि टेररिस्ट के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते, टेररिस्ट किसी तरीके के राइट्स की डिमांड नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। बट ओवरऑल आप इस लाइन का इस्तेमाल मीन्स वगैरह में कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें अगले समाचार में हमको बात करनी है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में। तो हेडलाइंस हैं, मोदी ग्रीट्स कार्नी सिग्नलिंग अ रीसेट इन इंडो कनाडा रिलेशंस। तो समाचार ये है कि कनाडा में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड उस इलेक्शन में लिबरल पार्टी की जीत हुई है और लिबरल पार्टी ने अब मार्क कार्नी नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनकी फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे लगाई है, इनको अपने प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जैसा कि होता है इलेक्शन में जीतने के बाद में दुनिया भर के जो लीडर्स हैं एक दूसरे को बधाई देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब ये होने वाले जो इनकम्बेंट आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी हैं इनको ट्विटर पर बधाई संदेश दिया है और जो भी फॉर्मल ग्रीटिंग्स वगैरह हैं वो उन्होंने शेयर करी है। तो बस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने हाईलाइट भी किया है जो आपके नई दिल्ली और ओटावा के बीच में जो टाइज हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वगैरह के बारे में, ये भी जो है बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अब पिछले 2 साल से आपको पता ही है कि कनाडा और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस काफ़ी वक्त से बने हुए थे, एक दूसरे के साथ में हमारे संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। एंड उस 2 साल की एक तरह से कह सकते हैं बर्फ के बाद में ये बहुत रेयर एक ओकेजन आया है जब पॉजिटिव जो मैसेजेस हैं दोनों सरकारों के बीच में एक्सचेंज हुए हैं और आगे भी यही उम्मीद की जाती है कि एक बार जब ये आपके मार्क कार्नी साहब अपनी सरकार बना लेंगे उसके बाद में फिर अगर वो नीतियां ठीक लेकर चलते हैं हमारे रिस्पेक्ट में, तो इससे हमारा जो रिलेशनशिप कनाडा के साथ में जो लगभग खराब हो चुका है उसको एक बार फिर से रीसेट किया जा सकता है और दोनों देशों के रिश्ते जो हैं एक बार फिर से आपके मधुर हो सकते हैं। इस बात की उम्मीद जो है यहाँ से की जा सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि रिसेंटली आपके जो कनाडा में इलेक्शंस हुए हैं इन इलेक्शंस में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखना है मार्क कार्नी जो है ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। दूसरा ये कि कनाडा की राजधानी कौन सी है, तो ये अपने को याद रखना है कि कनाडा की राजधानी का नाम ओटावा है। एंड अब सवाल उठता है कि आखिर इनके जो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो कनाडा के साथ में ख़राब क्यों थे, तो उसकी वजह थी इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जस्टिन ट्रूडो, उनके चलते हमारे रिलेशनशिप्स उनके साथ में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट को इस बात के अक्यूज़ कर दिया था कि हम लोग वहाँ पर जाके खालिस्तानियों को जो है ठोक रहे हैं। ठीक है जी, जो खालिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ उटपटांग बकवास करते रहते हैं, उसी में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। तो जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला था कि इस हरदीप सिंह निज्जर को हम लोगों ने मरवा दिया, ऐसा उनका एलिगेशन था कि हमने जो है हरदीप सिंह निज्जर को खत्म करवा दिया। इसका एलिगेशन उन्होंने हमारे ऊपर लगाया था। ऑब्वियस सी बात है फिर हमारी सरकार ने भी इसका जो है स्ट्रॉन्ग आपका रिस्पॉन्स दिया था एंड उसके बाद से फिर हमारे जो रिलेशनशिप्स थे इनके साथ में जो बाइलैटरल रिश्ते थे वो बायलैटरल रिलेशनशिप फिर एकदम ही जो है आपका डाउन साउथ चलेगा, बुरी तरह से खराब हो गए थे। एंड मिस्टर कार्नी जो है अभी इनका जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो अपने इलेक्शन कैंपेन के बीच में जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो इन्होंने जो है बाकायदा उस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हुए एक मैसेज भी जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर दिखाया गया था हमारे देश के प्रति, और ये तब की बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये बात अभी तय नहीं हुई थी, इनके यहाँ भी इलेक्शन चल रहे थे। तो एक इंडिकेशन ये क्लियर था इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी एक्टिविटीज से कि कहीं ना कहीं ये भारत के साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं। ये बात तब अपने को दिख रही थी जब ये आदमी इलेक्शंस में था। नहीं तो जनरली होता है ना कि इलेक्शंस में आप जो भी एक्टिविटी है इस बात को ध्यान में रख के करते हो कि भाई हमारा जो वोटर बेस है वो कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए। अब इनकी जो लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो भी इसी के जो है लीडर हुआ करते थे, और जस्टिन ट्रूडो का वैसा तो था नहीं कि हम लोगों के साथ में कोई दुश्मनी उनके घर की या कोई पर्सनल दुश्मनी थी। प्रॉब्लम ये थी कि इनको खालिस्तानियों का अच्छा खासा सपोर्ट था, तो अपने खालिस्तानी वोट बैंक को नाराज ना करने के लिए हरदीप सिंह निज्जर का जो ये पूरा केस हुआ था उसका उन्होंने हम पे आरोप लगा कि अपने बायलैटरल रिलेशनशिप्स अपने वोट बैंक के लिए हमारे साथ में खराब कर लिए। मगर ये आदमी इलेक्शन के बीच में जो है अगर पहलगाम के टेररिस्ट अटैक को कंडेम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जिन खालिस्तानियों ने आपका एक पार्टी के तौर पर अगर जस्टिन ट्रूडो को वोट किया था उन्हीं का वोट तो फिर लेने की उम्मीद इनको भी रही होगी ना अल्टीमेटली, क्योंकि इलेक्शन में सबसे जरूरी चीज वोट होता है। बट उस बात की परवाह किए बिना अगर ये आदमी कहीं ना कहीं कंडेम कर रहा है पहलगाम जैसे टेररिस्ट अटैक को, तो वो एक बात दिखाता है कि शायद ये समझता है कि खालिस्तानी ब्लैकमेल के आगे झुका नहीं जा सकता, ये उनके अपने देश के लिए जो है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो है ये सारी चीज करी। एक वजह और जो है जिसके पीछे है कि आखिर लिबरल पार्टी जैसी पार्टी का स्टैंड एकदम से कैसे बदल गया हम लोगों को लेके,
या उनके लीडर हमारे साथ में जो इतना अच्छे से क्यों बिहेव करने लगे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि कनाडा में एक और पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट में एनडीपी बोला जाता है। इस एनडीपी का लीडर हुआ करता था जिसका नाम था जगमीत सिंह। अब ये एनडीपी का जो लीडर था, पिछले इलेक्शन में इसको इतनी सीटें आ गई थी कि इसने ट्रूडो को सपोर्ट कर दिया था, ट्रूडो को जो है सपोर्ट कर दिया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह थी कि ट्रूडो ब्लैकमेल हो रहा था जगमीत सिंह से, और उसके कारण फिर उसको जो भी ये खालिस्तान के प्रोपेगेंडा और भारत से रिलेशनशिप्स वगैरह खराब करना पड़ रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी। इस इलेक्शन में हुआ ये कि ये जगमीत सिंह जो है अपनी खुद की सीट से इलेक्शन हार गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि इसकी पार्टी को जो मिनिमम आपकी 12 सीटें शायद लानी होती हैं, अगर 12 से कम सीटें आप लेकर आओ तो फिर आपका नेशनल पार्टी का जो है स्टेटस छिन जाता है। तो इसकी पार्टी उतनी सीटें भी नहीं ला पाई कि अब उसको नेशनल पार्टी बोला जा सके। खुद का इलेक्शन ये हार चुका है। तो कहीं ना कहीं जगमीत सिंह जो है ये इलेक्टोरली आज की तारीख में इस इलेक्शन के बाद में इररेलेवेंट हो गया। फोटोग्राफ में दिखाता हूं आपको इसकी। ये आदमी जो है इसका नाम है जगमीत सिंह, और ये कहीं ना कहीं ट्रूडो की सरकार को सपोर्ट करके ब्लैकमेल कर रहा था या मजबूर कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था। तो उसके चलते ट्रूडो जो है उसने तो हमारे साथ में अपने रिश्ते खराब कर लिए, मगर अब क्योंकि ये खुद इलेक्शन हार गया है और अब इस बार ये किसी तरीके का किंग मेकर जो है वो बन नहीं सकता, इसके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। खुद का इलेक्शन भी हार गया है, इसकी पार्टी भी जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस खो चुकी है, तो इलेक्टोरली ये जो है डेसिमेट हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लिबरल पार्टी जिनके लीडर हैं मिस्टर कार्नी, ये हमारे साथ में रिलेशनशिप्स वगैरह ठीक करना चाहते हैं। और क्योंकि अब अगला इलेक्शन वो 5 साल में होना है, 5 साल तक जो है ये जो आपका जगमीत सिंह है जो प्रो खालिस्तानी सिंपैथीज वगैरह लेकर घूम रहा था और ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट के चलते ब्लैकमेल कर रहा था इनकी नेशनल पॉलिटिक्स में, ये अपॉर्चुनिटी कम से कम 5 सालों तक अब इसके पास नहीं आ पाएगी। तो इन 5 सालों में एक रीसेट की उम्मीद जो है हम लोग लगा सकते हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएं और इससे बेनिफिट जो है वो दोनों देशों को हो सके। क्योंकि अगर कार्नी ने 5 साल में सरकार चला के डिलीवर कर दिया कि भारत के साथ में रिश्ते हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं बजाय अपने देश में जो इन्होंने प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स बैठा रखे हैं उनके सपोर्ट के, तो आने वाले लीडर्स के लिए भी एक सबक होगा और वो भी जो है इस तरीके के ब्लैकमेल का शिकार नहीं होंगे और उस तरह से फिर हमारे साथ में संबंध वगैरह खराब करने की कोई शायद कोशिश ना करे, जैसा इस आदमी के ब्लैकमेल में या इस आदमी के सपोर्ट या प्रेशर में जस्टिन ट्रूडो ने किया था। तो ये तो जो है समाचार हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे, तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है कनाडा में, उसका नाम क्या है, तो अपने को याद रखना है मार्क कार्नी उसका नाम है। और दूसरा ये तो मुझे खुद ही नहीं पता था न्यूज़ पढ़ने के पहले, वो ये था कि कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम ओटावा है। हालांकि ये आपका रेलवे में पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, चांसेस बहुत कम है। इसका नाम मगर अपने को याद रखना है कि मार्क कार्नी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर इलेक्ट हो गया। और एक बात और साबित होती है यहाँ से कि हिंदुस्तान से जो जो आदमी टकरा रहा है उसकी किस्मत खराब है कुल मिलाकर। इंडिया से ट्रूडो टकराया तो ट्रूडो की प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई। जगमीत जो है बैक हैंड से बैठकर नाटक कर रहा था, जगमीत की पार्टी खत्म हो गई, जगमीत इलेक्शन हार गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे उन्होंने खूब डायलॉगबाजी करी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज की तारीख में जेल में बैठे हुए हैं। और भी बाकी जो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ ये, जैसे अब आपका ये नेपाल में है, नेपाल में जो आपकी सरकार इनके जो ओली करके एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी गुलाटियाँ खाई थी। ओली की जो है उनकी भी हालत ख़राब हो गई। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया से कहीं ना कहीं जो टकरा रहा है खत्म होता चला जा रहा है। जिन भी हितों के चलते टकरा रहा है वो हित पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के सितारे इस मामले में बड़े बुलंद हैं। जो टकरा रहा है मुंह की खा रहा है और अगला नंबर अब उन्हीं का रहने वाला है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल आर्काइव्स एक्वायर्स प्राइवेट पेपर्स ऑफ कलाम। तो यह हेडलाइन है, समाचार है। The National Archives of India has acquired the private papers of former President APJ Abdul Kalam. The collection, which includes letters delivered by Dr. Kalam in various universities, his Aadhaar card, passport, PAN card, and many other original photographs, which they were donated by APJ M. Nazima Marai Kayar, his niece, and APJ MJ Sheikh Salim, his grandnephew, to the नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है। इस संस्था ने जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उनके कुछ प्राइवेट पेपर्स को एक्वायर किया है। प्राइवेट पेपर्स का मतलब क्या, जो भी उन्होंने मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी को कोई लेटर लिखा हो या उनके जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट लेटर्स की कैटेगरी में या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। तो समाचार ये है कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के इस तरीके के प्राइवेट कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स का कलेक्शन है उसको एक्वायर किया है। प्राइमरीली इसमें उन्होंने जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स डिलीवर किए थे, एक तो वो हैं,
इसके अलावा जो आप लेक्चर्स डिलीवर किए थे, तो लेक्चर ऐसा तो होता नहीं कि आदमी अपने जाके एकदम से बोलना शुरू करता है, कुछ ना कुछ आपके नोट्स बनाता है और उन नोट्स वगैरह को फिर आपका जो है वहाँ पे पढ़ाया जाता है। चाहो तो आप उसको बोर्ड पे लिख के पढ़ाओ, चाहे बोल बोल के पढ़ाओ, चाहे उसकी स्लाइड्स वगैरह बना के पढ़ाओ। तो जो भी ये नोट्स वगैरह होंगे, जो लेक्चर्स होंगे, एक तो वो हो गया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चर्स दिए हैं डॉक्टर कलाम ने, खास तौर पे जो उनकी रिटायरमेंट के बाद में प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे, उनका जो आधार कार्ड है वो हो गया, उनका पासपोर्ट हो गया, उनका पैन कार्ड हो गया, और इसी तरीके के कुछ आपके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी कुछ रिलेटिव्स हैं, उनकी नीज हैं और उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं, इनके पास में रखे हुए थे। तो उन्होंने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ये डॉक्यूमेंट्स दान कर दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर कर दिए। अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ही क्यों किए हैं, तो इसकी वजह है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड्स देम इन ट्रस्ट फॉर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिसर्चर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। तो पहली चीज तो ये कि आपका जो ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ये जितने भी आपके नॉन करंट रिकॉर्ड्स होते हैं भारत सरकार के, उनका कस्टोडियन है। अब इसमें नॉन करंट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? नॉन करंट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कोई भी सरकार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह जिसका करंटली कोई इस्तेमाल ना हो। एक तो यह है कि एक आपका जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है, अभी कोई मुद्दा चल रहा है, लेट से कोई आपको बिल है, जैसे अपन वक्फ बिल की बात कर लेते हैं, तो वक्फ एक्ट बनाने के लिए अब जितने भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो सरकारी कागज होंगे, वो आज की तारीख में करंट रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे। करंट रिकॉर्ड्स में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि अब इनका कोई ना कोई इस्तेमाल हो रहा है। बट सपोज कर लेते हैं कि 20 साल बाद जब ये वक्त का पूरा मुद्दा खत्म हो गया, तो और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की अब किसी को कोई जरूरत नहीं है, ये कहीं पर जो है इनको स्टोर करके रखा गया कि कभी इससे रिलेटेड कोई आपको रेफरेंस लेना हो, कुछ बात करनी है, कुछ अगर आपको रिकॉर्ड निकालना हो, पुरानी मेमोरी में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तभी अपने काम आ जाए। बट 20 साल बाद लेट से ये अब जो है बिल्कुल न्यूज में नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये सरकारी डॉक्यूमेंट आपका नॉन करंट रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे में अब इसको संभालने की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो देना पड़ेगी। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी इस तरीके के नॉन करंट रिकॉर्ड्स हैं भारत सरकार के या भारत सरकार से रिलेटेड, उनको वो भारत सरकार के ट्रस्ट में, उनके विश्वास में अपने पास में स्टोर करके रखता है। प्राइमरीली इनका काम या तो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को पड़ता है कि लेट से 50 साल बाद फिर वक्फ का मुद्दा किसी बात पे गर्मा गया, तो आपको रेफरेंस के लिए फिर देखना है कि 2025 में वक्फ एक्ट पास हुआ था, 2075 में फिर वो डॉक्यूमेंट कहां ढूंढा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह को कुछ निकालना है अगर इन्फॉर्मेशन रेफरेंस के लिए, तो उसके लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जाया जाएगा। इसी तरह अगर इस पूरे के पूरे मुद्दे के ऊपर कल को किसी को रिसर्च करनी है, तो उसको भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, सरकार का क्या स्टैंड था, वो देखने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखना ही पड़ेंगे। तो रिसर्चर्स वगैरह जो है वो भी इनको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारा चीजों के लिए इनको जो आप कह सकते हैं प्रिजर्व करने का जो अथॉरिटी या राइट है, वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास में। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ये पावर कहां से आती है? तो इसका एक कानून बना हुआ है, द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993। उसके तहत में ये बोला गया है कि इस तरह से जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो नॉन ऑफिशियल, नॉन करंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, काम के नहीं है, उनको आपका ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है वो स्टोर करके रखेगा। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, तो एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि नॉन करंट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। भारत सरकार से रिलेटेड ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो हाल फिलहाल किसी इस्तेमाल में नहीं है, उसको नॉन करंट रिकॉर्ड बोला जाता है। दूसरा ये कि आपका ये जितने भी नॉन करंट रिकॉर्ड्स हैं, इनको संजो के रखने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इसका जवाब हो जाएगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। तीसरा ये कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी कौन देता है, तो इसका एक कानून बना हुआ है, द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993। उसके कानून के तहत भारत सरकार के ट्रस्ट पर या विश्वास पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन सारे डॉक्यूमेंट्स का कस्टोडियन है या उसके तौर पर वो एक्ट करता है। एंड इन सारी चीजों को आपका रखने का क्या लॉजिक बनता है, ताकि कल को किसी एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरत पड़ गई, किसी रिसर्च करने वाले को जरूरत पड़ गई, किसी और काम के लिए सरकार को इसका इस्तेमाल करना है, तो वहां पर फिर इनको कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ से आपको खोजा जाए इन सारी चीज़ों को। तो इन सबको रखने के लिए फिर ये पूरा का पूरा जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर दी गई है। और हालांकि ये तो खैर कोई नहीं पूछेगा कि कौन से प्रेसिडेंट की जो है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है लिए गए थे। ये सारी खबर मैंने आपको इसलिए दी ताकि नेशनल आर्काइव्स का क्या लॉजिक होता है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या काम करता है, वो आपको बेहतर तरह से समझ में है। तो यही अपने को यहाँ से जो है याद रखना है। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार है, आफ्टर अ सिक्योरिटी ऑडिट ओवर हाफ ऑफ मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स इन कश्मीर ऑफ लिमिट्स फॉर टूरिस्ट। तो पहलगाम का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद में सिक्योरिटी की जो स्थिति है वैली में, उसका फिर से एक एनालिसिस किया गया, उसका पूरा एक सिक्योरिटी ऑडिट हुआ। और उस सिक्योरिटी ऑडिट के बाद में कश्मीर में जितनी भी आपकी मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको अब टूरिस्ट के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। तो ये तो जो है अपनी हेडलाइन है। More than half of Kashmir's major tourist sites have been closed following a security audit of tourist destinations conducted against the backdrop of Pahalgam terror attack and escalating confrontation between India and Pakistan on the LOC। तो पहली चीज़ तो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें जिस तरीके की भयावह घटना हुई है, तो वो वजह है। उसके बाद जो पूरा सिक्योरिटी का ऑडिट किया गया,
क्या भी स्थिति जो है टेररिज्म की चल रही है, कितने आपके जो है टेररिस्ट एक्टिव हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की क्या स्थिति है, कितना लोकल सपोर्ट है, सारी चीज़ें देख दाख कर अल्टीमेटली जो मेजर आपकी कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा को बंद कर दिया गया। और एक वजह ये भी है कि एलओसी पे अब लगातार जो है फायरिंग हो रही है। ये बात पूरा देश जानता है। पहली न्यूज़ में मैंने आपको बताई है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों हम बदला तो लेंगे इस बात का। वी विल हैव अवर रिवेंज। और उसके बाद फिर एस्केलेशन लैडर कितना खिंचता है, वॉर की स्थिति बनती है नहीं बनती, पाकिस्तान क्या करता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो एक्शन चल रहा था, तो अल्टीमेटली हुआ यह है कि अब कश्मीर में आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बंद कर दिए गए। आउट ऑफ 89 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑडिटेड इन कश्मीर, 49 हैव बीन क्लोज टू द टूरिस्ट। तो लगभग 90 के करीब 89 जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको ऑडिट किया गया और 49 जो है उसमें उठा के बंद कर दिए गए। अब इसका जो सीधा नुकसान होगा वो आपके एक लोकल कश्मीरी को होगा। लोकल कश्मीरी जो है उसको भी इसका सीधा एक नुकसान देखने के लिए मिलेगा। और कहीं ना कहीं इससे उनको भी समझ में आना चाहिए कि वायलेंस जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। और अगर इस तरीके के एलिमेंट्स अभी भी सोसाइटी में बचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं इस तरीके के टेररिस्ट वगैरह के प्रति, तो एक सामान्य कश्मीरी अब जिसकी पेट पे बिना मतलब में लात पड़ गई इस चीज़ के चलते, जो अच्छा खासा पैसा कमाता है और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, अगर ये घटना ना हुई होती, उसको भी समझना चाहिए कि इस तरीके के जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं इनके बारे में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बताए, एजेंसीज को बताए, इनको पकड़वाए और माहौल ख़राब ना करने दे। क्योंकि अल्टीमेटली जो विक्टिम है वो लोकल कश्मीरी ही रहने वाला है। किसी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कश्मीरी व्यक्ति को होने वाला है। ये बात तब भी सच थी जब 1989 में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। आखिरकार उस 1989 से लेकर वो भी 15-20 साल की जो इंसर्जेंसी चली उसमें क्या हुआ? कश्मीर पूरी तरह से तबाह हो गया। एक लोकल आदमी की ज़िंदगी से पीस खत्म हो गया, उसके बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, एंटरटेनमेंट के सारे साधन खत्म हो गए, कट्टरपंथियों का पूरा कब्जा हो गया। जो मतलब ऐसे कट्टरपंथी जो है लोग आ गए जो लगता था कि कल को सांस लेना भी जो है वो हराम डिक्लेयर कर देंगे। इस तरीके की जो है चीज़ें वगैरह हुई। तो नुकसान जो हुआ कश्मीरी सोसाइटी का हुआ, पूरी की पूरी सोसाइटी जो है तबाह और बर्बाद हो गई। 370 हटने के बाद में अल्टीमेटली अब पीस लौट रहा था वैली में। और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके पास में इकोनॉमिक जो आपके माध्यम थे वो इंप्रूव हो रहे थे, क्योंकि कश्मीर में प्राइमरीली जो है टूरिज्म एक मेजर फैक्टर है जिससे कश्मीरी कमाता है। सेब की खेती हो गई, ज़ाफ़रान की खेती हो गई, ये भी कुछ तरीके हैं। बट प्राइमरीली जो इकोनॉमिक आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई थी, इसका फ़ायदा मिल रहा था, आपके बच्चे भी जो है बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे। सारी चीज़ों के ऊपर जो है अब ये तो नहीं बोलूँगा कि फुल स्टॉप लग गया, मगर हाँ कहीं ना कहीं ब्रेक तो लग ही गया। और वजह टेररिज्म है और कहीं ना कहीं ये बात अब कश्मीरियों को भी अच्छे से जो है अपने गले के नीचे उतारना पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं इस बात को। तभी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां टेररिज्म के अगेंस्ट पूरी की पूरी घाटी में देखने को मिली हैं। और आगे उम्मीद यही है कि इस घटना से भारत तो खैर शेकअप हुआ ही है, कश्मीरी सोसाइटी को भी एक वेकअप कॉल मिलेगा। और जो भी इस तरीके के छोटे मोटे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी टेररिस्ट वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं या सिंपैथी रखते हैं, उनको ये सोसाइटी खुद जो है कंडेम करेगी। और फाइनली उनको जो सिक्योरिटी एजेंसीज को हैंड ओवर कर देगी और माहौल जो है फिर से उसको नॉर्मलाइज करने में और आगे पीस को प्रिवेल कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल ये लोग अदा करेंगे। हालांकि और आज की तारीख में अब जितने भी आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो मल्टी ईयर सिक्योरिटी के कवर में अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी उतनी टाइट नहीं है, मल्टी लेयर्स ऑफ आपका सिक्योरिटी जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर टूरिज्म नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पर 4 लेयर में आपके सिपाही जो है वेपन्स लेके खड़े हुए हैं, वहाँ पे आखिर कितने टूरिस्ट चले जाएंगे? आप कहने के लिए कह तो दिया गया है कि चले आप भाई ऐसी जगहों पर जहाँ पे मल्टी ईयर सिक्योरिटी का कवर है, यानी कि कई सारे लेवल्स पर जो है आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, बस वहीं पर जो है टूरिज्म अलाउ किया जाएगा। बट अगर ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह से सिपाही के जो है हथियार लेके खड़े हैं और एक के बाद एक आपको कई लेयर्स इस तरह से उन सिपाहियों की मिलती है ना, ऐसी जगहों पर फिर कितने टूरिस्ट चले जाएंगे और कितना टूरिज्म हो जाएगा? ये चीज़ कुल मिलाकर जो है बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगी। हालांकि यही है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो हैं उमर अब्दुल्ला, उसका एडवाइज़र है जिसका नाम है नासिर अहमद वानी, उसने ये बोला है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के मेजर्स हैं और कुछ वक्त में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसी चीज़ें होने के बाद में नॉर्मल होने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। कोई भी आदमी अब कश्मीर जाने से पहले 10 बार सोचेगा। एक सामान्य जो एक ब्रेन वॉश्ड फैनेटिक है वो तो चलो खुश हो जाएगा कि कोई आ नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें, मगर जो एक सामान्य आदमी है, जो लोकल है, जो बढ़िया इससे खाता कमाता है, एक आपका रिक्शे वाला भी इससे कमाता है, एक रेस्टोरेंट वाला भी कमाता है, एक होटल वाला भी कमाता है, एक शिकारे वाला भी कमाता है, एक होम स्टे आपने बना लिया तो वो भी आप कमाते, जो आपका जो लोकल स्ट्रीट फूड बेचते हैं वो कमाते हैं। और मतलब हर तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक बूम जो होता है, इकोनॉमी जो आपकी बूम करती है और उसका फिर जो एक रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि हाथ में पैसा आता है तो फिर 4 चीज़ें आप लेकर जा रहे हो, बच्चे बढ़िया खा रहे हैं, KFC आप उनको लेकर जा सकते हो और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लग गया। हालांकि उम्मीद बस यही की जानी चाहिए, ईश्वर से आप इसी चीज़ की दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज हों। बट ये कह देना इस नासिर असलम वानी का कि ये तो बहुत शॉर्ट टर्म के मेजर्स हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक होता नहीं है। वक्त तो लगेगा चीज़ों को रिपेयर होने में, क्योंकि
इंसिडेंट कोई छोटा मोटा नहीं है। दीज क्लोजर्स आर प्रिकॉशनरीज एंड विल बी लिफ्टेड शॉर्टली वंस द एरियाज आर डिक्लेयर्ड सिक्योर, देयर इज नो नीड टू पैनिक। तो हाँ, ये बात तो खैर सही है कि जैसे ही आपके पूरे के पूरे एरिया सैनिटाइज होंगे, यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपकी ऑपरेशंस वगैरह होने हैं वो सब हुआ जाएंगे, और एक बार जब इनको सेफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो आप इनको ओपन तो कर दोगे। पॉइंट बस यही है कि नॉर्मलाइज होने में चीज़ों को वक्त लगेगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक सबक है सबके लिए, देश के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी और लोकल लोगों के लिए भी और सबके लिए। जुडिशरी के लिए ये सबूत है, ये सफ़र है कि ये सबक है कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं अपने को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं पर्सनली मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो, अब कम से कम मैं मानता हूँ इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आगे बढ़कर ये जो फैसला दिया था कि आप इलेक्शंस कराओ, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में नहीं था। कम से कम 2 से 3 साल कश्मीर में इलेक्शंस अभी और नहीं होने चाहिए थे, सरकार को और थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए था चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का। बहरहाल इलेक्शंस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो एक तो जुडिशरी को समझना चाहिए इस बात को कि आगे से इस तरह से हर जगह जुडिशियल ओवररीच नहीं किया जा सकता। दूसरा, सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि एक जगह शांति अगर आ गई है, कैसे इलाके में जहां 20, 25, 30 साल से सिवाय गोलियों के और कुछ नहीं चला, वहां पे एकदम से अगर शांति आ गई है, तो इससे हमको भी जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारी तरफ से भी एक लैप्स है। बट फिर वही बात है कि आप कितने ऐसे हमले बचा चुके होंगे जिनके बारे में हमको पता नहीं है। एक हो गया तो क्रिटिसिज्म तो होगा, बट फिर भी क्या कहा जा सकता है, हम यही कह सकते हैं कि हाँ, एक लैप्स तो है। आगे से कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपना गार्ड डाउन ना करें, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के बाद भी आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 साल तक जो है हम कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पर अपना एक अटेंशन बनाकर रख सकें। और लोकल लोगों को भी समझना होगा, वायलेंस कहीं लेकर नहीं जाएगा, इसके जो भी कंसिक्वेंसेस हों, नुकसान सबसे ज़्यादा एक सामान्य कश्मीरी ही उठाएगा। घर, ज़िंदगी और भविष्य अगर किसी का सबसे ज़्यादा बर्बाद होगा तो वो एक लोकल कश्मीरी ही है। इससे ज़्यादा कोई और कोलेटरल डैमेज विथस्टैंड नहीं करने वाला। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, और उस स्टडी में ये निकल कर आया है कि जिस तरह से मॉनसून के पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, उन पैटर्न्स में आने वाले चेंजेस के चलते बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जो मरीन प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, और ये असर भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये अपना समाचार है, डिस्कस करते हैं डिटेल में। Strong and weak monsoons can influence marine productivity in Bay of Bengal. A study exploring fluctuations in the Indian subcontinent monsoon over the past 22,000 years has found. तो कुछ हमारे जो रिसर्चर्स है वो बैठे होंगे, 22,000 सालों में मॉनसून में किस तरीके के फ्लक्चुएशंस या किस तरीके के चेंजेस आए हैं, इसका पूरा डाटा उन्होंने जुगाड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, 22,000 साल पहले से जो इंसान मॉनसून का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई तरीका लगाकर इस डाटा की व्यवस्था उन्होंने करी होगी, और इस डाटा की मदद से मॉनसून में जो फ्लक्चुएशंस आए हैं, 22,000 साल ऐसा तो हुआ नहीं है कि एक ही जैसा मॉनसून आया होगा। कई बार हम सुनते हैं जातक की कथाओं में कि 100-100 साल तक के जो हैं अकाल पड़े थे, तो अगर उसको एक्स्ट्रापोलेशन भी मान लें, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी अगर मॉनसून जो है फेल हुआ होगा, मतलब मॉनसून में फ्लक्चुएशन तो आया था, कुछ साल बहुत ज़बरदस्त बारिशें हुई होंगी, तो उसके बारे में भी अपने को जो है एंशिएंट कुछ किताबों से पता चलता है, कुछ कहानियों से पता चलता है। तो पॉइंट ये है कि मॉनसून आज से तो नहीं कर रहा, मॉनसून पता नहीं कब से जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। जब से ये फेनोमेनन शायद बना है उसके बाद से ही मॉनसून में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अब किसी तरह से इन्होंने 22,000 सालों का जो है डाटा जुगाड़ा है, उसकी व्यवस्था करी है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंडायरेक्ट मेथड लगाया होगा, और उसकी मदद से इनको ये पता चला है कि, या उसकी मदद से इस स्टडी ने ये कंक्लूड किया है कि स्ट्रॉन्ग और वीक मॉनसून्स जो हैं, अगर आपके मॉनसून्स लगातार फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बहुत अच्छा मॉनसून आ जाता है और कभी बहुत बुरा या कभी बहुत वीक मॉनसून आ जाता है, इनका असर जो है बे ऑफ बंगाल की प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है, मरीन प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। अब अगला सवाल ये उठेगा कि ये मरीन प्रोडक्टिविटी किस बला का नाम है? तो मरीन प्रोडक्टिविटी इज अ प्रॉक्सी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन, द मेन सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो मरीन प्रोडक्टिविटी बेसिकली अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये है कि आपका जो भी सी है उसमें प्लैंक्टन जो है, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं जो काई हो गई या जो सीवीड हो गई, समुद्र में उगने वाले पौधे समझ लीजिए, ये जो प्लैंक्टन है इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा आपकी मरीन प्रोडक्टिविटी होनी है। आप जितना ज़्यादा प्लैंक्टन या जितना ज़्यादा ये जो आपके जो भी आपका काई हो गया और बाकी सारी चीज़ें समुद्र में उगती हैं, ये प्रोमिनेंटली एक्वेटिक लाइफ के लिए नरिशमेंट का मेन सोर्स होती हैं। इसको आप ऐसे समझें कि भाई आपके ज़मीन पे अगर हम लोग बात करें तो जो भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, झाड़ झाड़ियाँ उग रही हैं, तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हिरन हो गए, गाय हो गई, ये सारे उस पर्टिकुलर झाड़ और जो भी आपका लीव्स वगैरह है उनको खा के अपना काम चलाता है। उसी तरीके से एक्वेटिक लाइफ की भी अगर बात की जाए तो एक्वेटिक लाइफ में जितना ज़्यादा प्लैंक्टन की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, जलकुंभी
और जो भी आपकी एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ है, प्रोमिनेंटली जितनी भी एक्वेटिक लाइफ हैं, ज़्यादातर जो एक्वेटिक लाइफ हैं समुद्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, प्रोमिनेंटली ये उनके लिए नरिशमेंट का एक मेजर सोर्स है। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा आपकी मरीन प्रोडक्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा प्लैंकटन की ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा प्लैंकटन की ग्रोथ होगी उतना आपका नरिशमेंट जो है एक्वेटिक लाइफ का ज़्यादा होगा। एक्वेटिक लाइफ का नरिशमेंट जितना ज़्यादा होगा उनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होगी। इनकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब यह है कि जो मछुआरे हैं उनके पास पकड़ने के लिए मछली और भी जो दूसरे आपकी जीव जंतु हैं वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहेंगे। और इसी चीज़ को आप उल्टा कर दीजिए, अगर मरीन प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, मरीन प्रोडक्टिविटी के ऊपर मानसून स्ट्रॉन्ग और वीक मानसून के फ्लक्चुएशंस का असर पड़ता है और इससे प्लैंकटन की ग्रोथ पर अगर असर पड़ रहा है, प्लैंकटन की उतनी ग्रोथ नहीं है, तो नरिशमेंट का जो मेन सोर्स है एक्वाटिक लाइफ का वो खत्म हो गया। अब अगर वो खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है फिर इसकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो भी संख्या है, पॉपुलेशन में आ जाएगी गिरावट। और अगर पॉपुलेशन में गिरावट आ जाएगी तो फिर आपके पास में फिशिंग करने के लिए, फिशिंग की अगर बात की जाए तो ज़्यादा मात्रा में आपके पास पकड़ने के लिए कैच होगा ही नहीं। और ये नहीं होगा तो फिर इससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर, लोगों की लाइवलीहुड पर और 10 तरीके की चीज़ों के ऊपर स्टडी पर असर पड़ता है। द स्टडी इज significant given that several climatic models warn of significant disruptions to the monsoon under the impact of human caused warming। अब ये स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है? 22,000 साल का डाटा निकाल के आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई ये आपकी मरीन प्रोडक्टिविटी जो है इसकी ऐसी की तैसी हो रही है जिस तरह से मानसून के साइकिल्स में फ्लक्चुएशन आता है। और 22,000 सालों का डाटा है, इसका मतलब यह है कि इंसान जब कुछ करने की स्थिति में नहीं था तब से फ्लक्चुएशन आ रहे थे। तो बे ऑफ बंगाल की प्रोडक्टिविटी कम ज़्यादा जो है हज़ारों सालों से होती आई है। इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? तो इसका जवाब यह है कि हम इंसान जब से इस प्लानेट के सबसे खतरनाक जीव बने हैं तब से हमने जो हरकतें करी हैं उसके चलते एक फेनोमेनन शुरू हो गया जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। और ग्लोबल वार्मिंग का फेनोमेनन सिर्फ हमारी ही हालत ख़राब नहीं कर रहा, वो हमारे साथ दूसरे भी जीव जंतुओं की हालत ख़राब कर रहा है। तो ये जो ह्यूमन कॉस्ट वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग और इसके अलावा और भी जो दूसरी हमारी हरकतें हैं, इससे हो रहा है कि आपका सिग्निफिकेंट डिस्रप्शंस जो है मानसून की साइकिल में हमको देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जितनी ज़्यादा होगी मानसून की साइकिल उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। कभी पता चलेगा कि आपका अबोव से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, कभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है कि समझ में कि आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, और कभी लगातार जो है आपके अकाल पड़ रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियां जो हैं क्रिएट हो रही हैं। अब ये साइकिल्स में जो फ्लक्चुएशन नेचुरली आ रहा है, जो हमने देखा कि 22,000 साल का डाटा इकट्ठा किया गया है, तो जो फ्लक्चुएशन आपका नेचुरल है उसका तो फिर भी भरपाई जो है वो हो जाएगी। नेचुरल फ्लक्चुएशंस की भरपाई नेचर खुद कर लेगा, मगर जो अननेचुरल फ्लक्चुएशंस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते निकल कर आ रहे हैं, जितने वक्त में नेचर आपका कोप अप करेगा उतने उससे कम वक्त में ये अपना और ज़्यादा आप कह सकते हैं परमानेंट इम्पैक्ट जो है वो दिखा चुके होंगे। इससे होगा ये कि आपकी मरीन प्रोडक्टिविटी को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि नेचुरली वो फिर उससे रिकवर नहीं कर पाएगी, और अगर वो नेचुरली रिकवर नहीं कर पाएगी तो फिर इसके बहुत घातक परिणाम होने वाले हैं। क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले सारे लोग जो हैं प्रोमिनेंटली वो पूरी फिशिंग इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर वही इकोनॉमी के ऊपर अगर बट्टा लगेगा तो जाहिर सी बात है फिर सबके सब जो है लपेटे में आएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती। The study found that both abnormally strong and weak monsoons throughout history had caused major disruptions in ocean mixing, leading to a 50% reduction in food for marine life in the surface water। तो सवाल उठता है ये कि ये फ्लक्चुएशंस वगैरह जो मानसून के आते हैं इसके चलते आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर कैसे पड़ता है? तो इसका जवाब ये है, या स्टडी करने वालों का कहना यह है कि अगर आपका मानसून एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर आपका मानसून अगर एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा वीक आ जाए, मतलब जितनी बारिश सामान्यता होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, जितनी बारिश सामान्यता होनी चाहिए उससे बहुत कम बारिश हो, तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ये देखा गया है इसके चलते ओशियन मिक्सिंग की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होता है। ओशियन मिक्सिंग किस बला का नाम है? तो इसका जवाब यह है कि अगर आपके पास में लेट से कोई वाटर बॉडी है, उसमें एक सर्टेन लेवल तक अगर आपके पास में कोल्ड वाटर है या फिर कोल्ड फ्लूइड है, और एक सर्टेन जो अमाउंट है उसमें आपके पास में हॉट वाटर है, तो इनकी डेंसिटीज़ में जो फ़र्क आ जाता है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की डेंसिटी में जो डिफरेंस आ जाता है, इसको शॉर्ट में यहाँ पे लेट से इसको जो है अपन हॉट वाटर बोल देते हैं और इसको कोल्ड वाटर बोल देते हैं। तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की डेंसिटी में जो फर्क आ जाता है, इसके चलते इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होना शुरू होती है, और इस इंटरमिक्सिंग ये तब तक चलती है जब तक ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाए। इस पूरी इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस में या जब ये ओशियन में होगी या फिर ये ओपन सी में होगी तो इसको बोला जाता है ओशियन मिक्सिंग। अब जब ये इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस होती है तो जो आपका जो ओशियन का फ्लोर है, जो जैसे अपनी ज़मीन है उसी तरीके से ओशियन में जो नीचे का आपका तल है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ में उठकर आते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर की तरफ में सफ़र कर रहे होते हैं तो इसके चलते ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका जो नीचे से ऊपर की तरफ का सफ़र होता है ओशियन मिक्सिंग के वक्त में, ठीक है जी। ये हम लोग यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे आपका हॉट वाटर है, टेम्परेचर डिफरेंस के चलते ओशन में मिक्सिंग शुरू हो गई है डिफरेंट डेंसिटीज़ वगैरह के रीज़न के चलते, और इसके कारण यहाँ से जो आपका नीचे से ओशन की जो फ्लोर है, ज़मीन है, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ में उठ के जाना शुरू होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स की जो मूवमेंट है इसमें कहीं ना कहीं 50% के आसपास तक मैक्सिमम जो है रिडक्शन हो जाता है, ठीक है।
तो एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग या वीक मानसून थ्रू आउट द जो हिस्ट्री है उसमें होता क्या है, ओशियन मिक्सिंग पर असर पड़ता है और इसके चलते आपका ये जो क्या कहते हैं आपके ऊपर से लेके नीचे की तरफ में जो न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर मूव करता है वो डिसरप्ट होता है और इसके डिसरप्शन के चलते कहीं ना कहीं जो प्लैंकटन की ग्रोथ है उस पे असर पड़ता है और प्लैंकटन की ग्रोथ पे असर पड़ेगा तो जितना आपका फूड रिक्वायरमेंट होता है आपके मरीन लाइफ के लिए उसमें मैक्सिमम 50% तक के आसपास जो है गिरावट देखी जाती है। अब जाहिर सी बात है अगर मरीन लाइफ के को जितना खाना चाहिए उसका 50% अगर उसमें गिरावट देखी गई है तो मरीन लाइफ बहुत रैपिडली डिसलाइन करेगी और बहुत रैपिडली अगर मरीन लाइफ डिसलाइन करेगी तो फिर इसका पूरे के पूरे ओशियन की इकोसिस्टम की हेल्थ पे असर पड़ेगा और वो हेल्थ पे असर फिर जो है इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान की बात होने वाली है। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मानसून कंडीशंस इंटरफेयर विद वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर फ्रॉम द डीप ओशन टू द सरफेस। तो वही बात मैंने बताई कि जब आपका ओशियन मिक्सिंग है उस पर इंपैक्ट पड़ता है तो उसके चलते जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो नीचे से ऊपर की तरफ में आता है ओशन की सरफेस की तरफ वो इंपैक्ट होता है। वो इंपैक्ट होगा तो प्लैंकटन की ग्रोथ नहीं होगी और 50% के करीब मैक्सिमम जो है फूड जो मरीन लाइफ के लिए जरूरी होता है उसमें कमी देखी जाती है। By comparing ancient patterns with modern ocean data and climate model projections, researchers identified worrying similarities, the authors said in a statement. तो अब उनका कहना यह है रिसर्चर्स का कि हम लोगों ने एंशियंट डाटा निकाला है, उस एंशियंट डाटा को यानी कि लेट से 8-10 हज़ार साल पहले कोई बड़ा इवेंट हुआ हो तब एकदम से आपको इतना ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला और उस तरीके की चीज़ें, तो एक पूरा का पूरा पैटर्न जो है उसमें वो निकल कर आया और उस पैटर्न को मॉडर्न टाइम पीरियड में जिस तरीके का मॉडर्न टाइम्स में जिस तरीके के डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं उसके साथ में कंपेयर किया गया। तो पुराने टाइम पीरियड के पैटर्न और मॉडर्न टाइम्स में जिस तरीके के डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं उसमें गजब की सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है और ये सिमिलैरिटी इसलिए ठीक नहीं है कि अगर 50% का आधा भी अगर लेट से आपका डिसलाइन आ गया, 25% भी अगर जो है मरीन फूड में कमी आ गई और उसके चलते फिर जितनी मात्रा में आपके एक्वाटिक लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होगी वो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए ठीक चीज़ नहीं है। एंड क्योंकि हम लोग, मैंने ये बात अभी रिपीट भी करी कि पूरा का पूरा जो आपका कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मरीन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो खुद सोच के देखिए कि जितनी आपकी एक्वाटिक लाइफ होनी चाहिए, जितनी एक्वाटिक लाइफ की पॉपुलेशन होनी चाहिए उसमें 50% चलें छोड़ें, तो उन्होंने मैक्सिमम बात करी है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 आपके एक्वाटिक एनिमल्स होने चाहिए, इसमें 25% की ग्रोथ आ, इसमें 25% का अगर डेप्रिसिएशन आ गया, 50 को छोड़िए, 75 भी अगर आपके पास में रह जाते हैं तो ये कोई छोटा मोटा नंबर तो नहीं है, सिग्निफिकेंट डिस्रप्शन है। और ये 75 का मतलब ये है कि जितना आपकी नॉर्मल जो होनी चाहिए पॉपुलेशन उसमें लगभग 25 के करीब कमी आ गई है। इसका सीधा सीधा असर फिर जो आपके मछुआरे हैं, फिशरमैन्स, उनके ऊपर पड़ेगा और पूरी की पूरी जो दूसरी आपकी मरीन इकोनॉमी है, पूरा का पूरा जो आपका कह सकते हैं इकोसिस्टम वगैरह बना हुआ है, सब कुछ डिसरप्ट हो जाएगा। और ये डिसरप्शन मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, मनुष्य के अलावा दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है, बट अगर हम लोग सिर्फ आपके सेल्फिश बन के अपनी भी बात करें तो हमारी प्रजाति के लिए भी ये बहुत खतरनाक घटना, ये खतरनाक पैटर्न कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इस तरीके के डिस्ट्रप्शंस तो फिर आपका बे ऑफ बंगाल के अलावा जो आपका अरेबियन सी है उसके लिए भी खतरनाक है और बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ मानसून प्रोमिनेंट एक रोल अदा करता है, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट की बात कर लें, वेस्ट कोस्ट की बात कर लें या साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लें, उसके लिए भी खतरनाक है। तो बे ऑफ बंगाल के बारे में इतना एम्फेसिस करके इतनी तगड़ी रिसर्च करने की क्या जरूरत थी कि जिसमें 10,000 साल का डाटा जो है आपने निकाल के रखा है या उसको खंगाला है। तो इसकी वजह यह है कि डिस्पाइट कवरिंग लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड ओशियन एरिया, द बे ऑफ बंगाल अकाउंट्स फॉर नियरली 8% ऑफ ग्लोबल फिशरी प्रोडक्शन। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरी दुनिया के टोटल एरिया का 1% से कम जो है बे ऑफ बंगाल कवर करता है, मगर पूरी दुनिया में जितना आपका फिशरीज का प्रोडक्शन हो रहा है, जो मछली पालन और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, फिश कैचिंग, उसका 8% के करीब कंट्रीब्यूशन ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है यहाँ से कंट्रीब्यूट किया जाता है। Its nutrient-rich coastal waters are vital to the densely populated communities along its shores, many of whom rely heavily on fisheries for food and income. तो वही बात की क्योंकि इस पूरे एरिया में रहने वाली जितनी आपकी पॉपुलेशन है प्रोमिनेंटली आपका मछली पालन, फिश कैचिंग और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। अब अगर, और तभी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन 8% के आसपास इस इलाके से जो है फिशरीज के प्रोडक्शन में दिया जाता है। खुद के खाने की बात आ जाए तो भी फिश जो है उनके कल्चर का, फूड का एक प्रोमिनेंट पार्ट है और उनकी इनकम की, उनकी आय की या फिर उनकी सैलरीज की बात आ जाए तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब अगर इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा तो फिर तनख्वाह नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी जो है फिर उसके बाद में नर्क जैसी हो जाती है, वो बताने लायक चीज़ नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रगल्स जो है वो आप डे टू डे लाइफ में महसूस करते ही होंगे। इतना सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। तो आदमी की जब इनकम जब खत्म होती है या इनकम कम होती है तो उसके चलते जो असर आते हैं, जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसका आप बेहतर तरह से समझ सकते हैं। इफ ओशियन प्रोडक्टिविटी declines, it will powerfully affect the ecosystem, ultimately reducing fish stocks
एंड थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। वही बात की है, ये पूरी की पूरी चीज़ अगर इम्पैक्ट होती है, ओशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एक तो ओशन का इकोसिस्टम और उससे रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने इकोसिस्टम्स हैं सब पर असर पड़ेगा। और दूसरा, फिश स्टॉक कम होगा तो फिर लोगों के पास में खाने कमाने के मौके कम आएंगे, कोस्टल कम्युनिटीज़ को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये चिंता का विषय है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। याद रखना है मरीन प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, रिसेंट स्टडीज़ में ये मॉनसून्स के फ्लक्चुएशंस का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मरीन प्रोडक्टिविटी के ऊपर ये असर जो पड़ता है, तो ये क्या चीज़ होती है, इसका पूरा फेनोमेनन पता होना चाहिए। ओशियन मिक्सिंग क्या है, इसमें कमी आएगी या इसमें अगर असर पड़ेगा तो किस तरीके से फूड जो है मरीन लाइफ के लिए उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर कैसे क्या होता है, ये पूरी चीज़ आपको इसका सही अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में कवर करी हैं। अच्छे से इसको आपने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, चाहे यूपीएससी 2025 की बात हो या फिर 2026 की बात हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज़ अपने बहुत काम की है, इसको अच्छे से अपने को तैयार करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अच्छा, एक चीज़ और कि बे ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा ये डाटा अपने को याद रखना है कि 1% से कम जो है ये ओशियन एरिया कवर करता है, मगर 8% के आसपास ग्लोबल फिशरी प्रोडक्शन जो है इसमें इसका एक कंट्रीब्यूशन है। ये भी जो है आप एक बात अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसको कहीं पर अगर कोट करने के लिए आता है कुछ या फिर कुछ अगर लिखने को आता है, आपके अगर बे ऑफ बंगाल की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पे कुछ लिखने को आता है, इसके रेलेवेंस पे, कोस्टल कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ लिखने को आता है, सी पोर्ट्स पे कुछ लिखने को आता है, तो वहाँ पर इस पॉइंट को कोट किया जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें, अगला समाचार देखते हैं। पीजी स्पेशलिस्ट्स विद रिक्वेस्टेड सर्विस कैन टीच इन मेडिकल कॉलेजेस, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का ये कहना है कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट है किसी मेडिकल की फील्ड में, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए या फिर हड्डी रोगी के जो विशेषज्ञ हो गए, इस तरीके से जो अलग अलग आपकी फील्ड्स होती हैं, तो अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट है किसी भी मेडिसिन की या मेडिकल की फील्ड का और उसके पास में एक सर्टेन सर्विस एक्सपीरियंस है, तो फिर वो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा सकता है। ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है, या यूँ बोलें कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नया नियम बनाया है। तो समाचार हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ये तो अपनी हेडलाइंस हो गई। To increase the faculty pool for medical colleges across the country, the National Medical Commission has said that specialists working in non-teaching government healthcare institutions will be eligible to work as a faculty in medical colleges. थोड़ा सा समझना है, इस वक्त देश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो टीचिंग फैकल्टीज हैं इनकी बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, टीचिंग फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके अपने को देखना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग फैकल्टीज़ कौन होते हैं, कौन पढ़ाता है? वही लोग पढ़ाते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। वो डॉक्टर्स जो किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं वही आपके मेडिकल कॉलेज में अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग हार्ट की बात कर लें तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो हार्ट से रिलेटेड जो भी बातें आपकी पढ़ाई जानी है, चाहे एमबीबीएस के लेवल पर पढ़ाई जा रही हो चाहे एमएस के लेवल पर पढ़ाई जा रही हो, पढ़ाएगा तो वही आपका डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी की फील्ड में जिसने स्पेशलाइजेशन किया हो, जो हार्ट की सर्जरीज वगैरह करता हो, जिसके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, वही पढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बेसिकली देश में एक तो अच्छे डॉक्टरों की भी काफ़ी कमी चल रही है और मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो वहाँ पर टीचिंग फैकल्टीज जो है उसकी भी अच्छी खासी कमी बनी हुई है। तो अब इस कमी को पूरा करने के लिए किया ये जा रहा है, या नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये बोला है कि अगर कहीं पे कोई नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी कोई स्पेशलिस्ट अगर काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट का मतलब क्या, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि आपने एमबीबीएस किया तो आप एक डॉक्टर तो बन गए हो मगर अभी आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, फिर उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, एमएस, और उसके बाद भी और भी 10 तरीके की चीज़ें होती हैं और फिर अपना एक प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद में आप स्पेशलिस्ट कहलाते हो। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने एमएस कर रखा है, तो इसके बाद में इनका कहना यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर किसी सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में या बेसिकली किसी सरकारी अस्पताल में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट का अगर कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन वगैरह चल रहा है, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर अगर कोई स्पेशलिस्ट काम कर रहा है, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ऐसे डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा है जो सिर्फ डॉक्टरी कर रहा है, पढ़ाता लिखाता नहीं है कहीं पर। जैसे कि अगर हम आर्मी की बात कर लें तो आर्मी के अपने जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अब कोई स्पेशलिस्ट अगर काम कर रहा है तो वो बेसिकली किसी मेडिकल कॉलेज में लेक्चर तो नहीं ले रहा ना, वो जाके अपना फिर जो भी उसका स्पेशलाइजेशन का जो भी काम वगैरह है, जवानों को देखना वगैरह, वो उसी को कर रहा है। तो इस तरीके की जो आपकी ये जो पोस्ट है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो अब ये जो नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट हैं जो आपके सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, चाहे आर्मी के हों, चाहे रेलवे के हों या और किसी डिपार्टमेंट के हों जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं,
नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना यह है कि इस तरीके के जो लोग हैं इनको फैकल्टी के तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती या तो किया जा सकता है, या सरकार इनसे बोल सकती है कि भैया कम से कम जाके यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन 4 दिन जो है आप लेक्चर वगैरह ले लो, या अगर ये चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसरशिप के लिए या टीचिंग की पोजीशन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, या फॉर दैट मैटर दूसरे भी आपको जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट में कौन कौन शामिल है? द स्पेशलिस्ट इंक्लूड दो सर्विंग इन डिफेंस, वही जो मैंने आपको बोला आर्मी की जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काम करने वाले, रेलवे की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसमें, और इसके अलावा जो आपके दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह चल रहे हैं उसमें ऐसे डॉक्टर्स स्पेसिफिकली जो आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियो हो गया आपके, इसके अलावा गैस्ट्रो के जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए, या फिर आपके डेंटल के जो स्पेशलिस्ट वगैरह हो गए, जो भी हैं इस तरीके के जो स्पेसिफिकली आपके सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे टीचिंग का जो है काम नहीं करते, तो इस तरीके के जो नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट हैं इनको जो है एलिजिबल बनाया गया है कि यह प्रोफेसर के तौर पर या टीचिंग स्टाफ के तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में रिक्रूट किए जा सकते हैं, फैकल्टी के तौर पर ये लोग शामिल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर्स with postgraduate medical degrees and 2 years of experience in a district headquarter government hospital or 220 bed government hospital would be eligible to become an assistant professor of that broad specialty। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है, वही हार्ट सर्जन का एग्जांपल अपन लोग लेकर चलते हैं, हार्ट सर्जन का एग्जांपल हम लोग आगे लेकर चलते हैं कि कोई अगर आपका एमएस है, उसने कार्डियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर उस व्यक्ति के पास में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी कि जिले का जो आपका हेडक्वार्टर होता है उसका जो सरकारी अस्पताल है उसमें अगर उसने कम से कम 2 साल उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में काम किया है, या फिर कोई भी 220 या 220 बेड से ज्यादा का अगर कोई सरकारी अस्पताल है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, उसमें अगर उसने 2 साल मिनिमम काम किया है, तो फिर जिस भी चीज में उसने स्पेशलाइजेशन किया है उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वो रिक्रूट किया जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जा सकता है, वो उसके लिए फिर एलिजिबल हो जाएगा। इफ दे हैड 10 years of experience they would be eligible to become associate professor। अगर कम से कम 10 साल तक उसके पास में इसी चीज का एक्सपीरियंस है, यानी कि मास्टर्स के बाद में या तो उसने 10 साल किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर काम किया है, या 220 या 220 बेड से ज्यादा वाले आपके किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में अगर उसने जो है काम कर रखा है नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, तो ऐसी कंडीशन में वो एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है। ये जो है इन्होंने आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, और इसकी मदद से इनका प्लान ये है कि हम लोग काफी हद तक जो टीचिंग स्टाफ की कमी चल रही है उसको पूरा कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि ये नियम चेंज करने की नौबत क्यों आ गई, तो थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। The commission has noted that there is a shortage of teachers in medical colleges across India, particularly in non-clinical subjects such as anatomy, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो वही बात कि अल्टीमेटली आप अगर कोई एकदम से कदम उठा रहे हो, कोई नियम बना रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। तो मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका टीचिंग स्टाफ है उसकी अच्छी खासी कमी चल रही है। स्पेसिफिकली जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कमी हमको टीचिंग फैकल्टीज़ की देखने के लिए मिल रही है। अब इसकी वजह एक तो ये भी है कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने हॉस्पिटल्स जो हैं काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर खोले हैं। पहले हमारे देश में लगभग 387 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज की तारीख में 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। सोच के देखिए 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 387 के करीब मेडिकल कॉलेजेस थे, और आज हम लोग 2025 में बैठे हैं। 2025 में 387 से बढ़कर ये 731 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। लगभग जो है डबल जो है इन्होंने आपके सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस जो है वो करती हैं। मेडिकल कॉलेज जब भी खुलता है तो उसके साथ में एक हॉस्पिटल भी जो है उसको ओपन किया जाता है। तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं, वो एक ही बात पड़ती है। तो 387 से 731 के करीब मेडिकल कॉलेजेस अगर खोले गए तो ये ऑलमोस्ट जो इन्होंने नंबर डबल कर दिया है। अब 10 सालों के अंदर जितने इन्होंने आपके मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, तो मेडिकल कॉलेज खोलेगा तो उसमें फिर 10 तरीके के डिपार्टमेंट होंगे। अब सारे डिपार्टमेंट्स के लिए फिर स्पेशलिस्ट एकदम अच्छा बढ़िया स्पेशलिस्ट और एक अच्छी फैकल्टी भी हो, बढ़िया टीचर भी हो, ढूंढ के लाना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी मेडिसिन की फील्ड में तो भाई देखिए आपको अच्छा डॉक्टर मिलना, अच्छा टीचर मिलना वाकई में बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो एक तो आपका अगर हम लोग बात करें 387 से 731 मेडिकल कॉलेजेस, चाहे अंडर ग्रेजुएट की बात हो, एक तो ये आपके बढ़ गए। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में मेडिकल सीट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके चलते भी फैकल्टीज़ की शॉर्टेज हमको देखने को मिलती है। जैसे कि 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में एमबीबीएस की जो टोटल सीट्स पूरे देश में थी वो थी 51,384, और आज की तारीख में अगर बात करें तो 1,07,948 के आसपास जो है मेडिकल की सीट है, यानी कि लगभग 110% के आसपास का जंप या डबल से ज़्यादा जो है सीट्स 10 सालों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ी है। इसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो 2014 के पहले या 2014 तक जब तक इनकी गवर्नमेंट नहीं आई थी 31,185
कुल मिलाकर पूरे देश में पीजी की सीट्स हुआ करती थी। आज की तारीख में 67,802 सीट्स, यानी कि लगभग 117% का जंप जो है पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स में हमको देखने को मिला है। डबल से भी ज़्यादा, 110% से ज़्यादा जो है सीट्स यहाँ पर बढ़ी हैं। अब इतने रिकॉर्ड लेवल पर अगर आपने हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई है, स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई है, तो जाहिर सी बात है इस प्रपोर्शन में फैकल्टीज़ जो हैं उनका मिल पाना, और फैकल्टीज से भी ज़्यादा जो आपकी केपेबल और अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो फिर आपको अल्टीमेटली अच्छे डॉक्टर्स दे सकें, अच्छे से जो है आपकी अच्छी से जो है आपकी शिक्षा वगैरह दे सकें, इस तरीके के फैकल्टीज़ वगैरह ढूंढना भी अपने आप में मुश्किल बात हो जाती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल सकें, ये भी जो है अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग बात हो जाती है। सरकार ने अपनी तरफ से जो भी कदम उठाने होंगे ऑब्वियस सी बातें उठाए होंगे, बट फिर भी जिस रैपिड रेट पर आपके जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, अच्छे फैकल्टीज़ की व्यवस्था करना एक चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। अब होप सो ये जो कदम इन्होंने उठाया है इसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको अच्छे फैकल्टीज़ मिलें, अच्छे डॉक्टर्स हमको मिलें और देश का भला हो, इसी चीज़ की हम लोग जो है उम्मीद लगा सकते हैं। चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह क्या बनेंगे, तो यही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपके नियम वगैरह चेंज किए गए हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कितने साल के एक्सपीरियंस पे आपको कौन सी पोस्ट पे रखा जा सकता है, स्पेशलिस्ट या नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में जो स्पेशलिस्ट हैं किनको माना जाएगा, ये सारे क्वेश्चन वगैरह यहाँ से आ सकते हैं। तो डिटेल में हमने इसको कवर कर लिया है। अब अगर कुछ पूछा जाए तो आपसे इसका जवाब देते बनेगा। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 1 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।